हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ उसकी यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग की एक रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर हम इसके जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जो जो भी कंसेप्ट आपके सिलेबस में गिवन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन सभी कंसेप्ट का एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से आएगा। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। इसके साथ में मैंने इसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करे हैं। सारी चीजें आपको मैं यहीं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आप इसे एक बार दोबारा ट्राई करिएगा और सॉल्यूशन से मैच कर लीजिएगा। इसके जो नोट्स हैंगे, ये क्वेश्चन हैंगे, ये मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है या कम्युनिटी पोस्ट वाला सेक्शन है, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन करके इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को काफी डिटेल में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ABC Limited is evaluating the purchase of a new machinery with a depreciable base of 1 lakh, expected economic life of 4 year and change in earning before tax and depreciation 45,000 in year 1, 30,000 in year 2, 25,000 in year 3 and 35,000 in year 4. Assuming straight line method of depreciation and a 20% tax rate, you are required to compute relevant cash flow। क्या करना है आपको, कैश फ्लो कैलकुलेट करने हैं। एबीसी लिमिटेड है वो एक मशीनरी खरीदना चाह रही है जिसका डेप्रिशिएबल बेस कितना है, 1 लाख रुपीज का डेप्रिशिएबल बेस है। और जो उसकी अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिशिएशन हैगी वो हैगी 45,000 की ईयर 1 में, 30,000 की ईयर 2 में, 25 की ईयर 3 में और 35 की ईयर 4 में। स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएशन आपको यूज करना है मेथड, और 20% का टैक्स रेट है, आपको कैश फ्लो फाइंड करना है। तो कैश फ्लो फाइंड करने के लिए हमें एक ये टेबल बनानी होती है। इसमें सबसे पहले आएगा आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो ये जो आपको ईयरली वैल्यू दे रखी है, ईयर 1 की 45,000, ईयर 2 की 30,000, ईयर 3 की 25,000 और ईयर 4 की 35,000, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। जो डेप्रिशिएबल बेस है वो कितना है, 1 लाख रुपीज का है 4 साल का। तो इसे आप 1 लाख को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। तो 25 डेप्रिसिएशन चारों ईयर में आपका आ जाएगा। जब आप ये कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी तक थी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, अब आपने उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया तो आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से आप क्या करेंगे, टैक्स रेट को माइनस करेंगे। टैक्स रेट है हमारा 20%, तो जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली वैल्यू है इसका 20% निकालेंगे। तो 20,000 का आ गया 4,000, 5,000 का आ गया 1,000। यहाँ पर 25 में से 25 चला गया, वैल्यू नील हो गई। और यहाँ पर 10,000 का 20% आ गया आपका 2,000। अब इसे आप लेस करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 20 में से 4 गए, 16,000, 4,000 एंड 8,000, ये आपकी वैल्यू आ गई। ये हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें क्या निकालना है आपको, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स क्या होगा। तो ये कैसे निकाला, तो देखिए इन्होंने सी और डी को ऐड, वो बी और डी ई को ऐड करा है। बी को क्यों ऐड करा है, क्योंकि जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसमें कैश का कोई भी आउटफ्लो नहीं होता है। लेकिन हमने इसे यहाँ पर लेस किस लिए करा, टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए हमने इसे लेस करा था। तो इस वैल्यू को हम दोबारा वापस इनमें ऐड करेंगे। तो 16,000 प्लस 25,000 करा 41,000 आ गया। 4,000 और 25,000 करा 29,000 आ गया। ये 25,000 का एज इट इज आ गया। और यहाँ पर 8,000 और 25,000 करा तो हमारी 33,000 की वैल्यू आ गई। तो ये आ गया आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स की कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख एंड यील्ड एनुअली अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन एट 12.5% SLM बट बिफोर टैक्स एट 50%, कैलकुलेट पेबैक पीरियड। क्या बोला है, एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 20 लाख रुपीज की है, और वो हर साल आपको 3 लाख रुपीज का यील्ड देता है, मतलब एक तरीके से इनफ्लो देता है कैश का। जो कि ये 3 लाख कैसे आया है, डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद लेकिन टैक्स लेस होने से पहले। तो आपको इसमें क्या करना है, पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है। तो पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पहले आप देखिए क्या होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन में एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास पेबैक पीरियड निकल के आता है। लेकिन ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये तो आपको पता है 20 लाख की है, लेकिन एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको क्या दिया है, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। जो ये आपको 3 लाख वैल्यू दिया है ये क्या है, आपका प्रॉफिट हैगा जो डेप्रिसिएशन के बाद का दिया है और टैक्स से पहले का दिया है, वो आ गया आपका 3 लाख। अब इसमें से आप क्या करेंगे, पहले टैक्स को माइनस करेंगे। तो टैक्स हैगा हमारा 50%, 3 लाख का 50% आ गया
1,50,000। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,50,000 का। अब इसमें क्या हो रखा है, डेप्रीशिएशन लेस हो रखा है, लेकिन डेप्रीशिएशन हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो इसे हम वापस से ऐड करेंगे, डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे। कैसे करा डेप्रीशिएशन ऐड, जो 20 लाख वैल्यू दी थी आपकी, ये कॉस्ट दी थी, इसका 12.5% निकालेंगे, एसएलएम मेथड है। तो इसका 12.5 आएगा आपका 2,50,000 निकल के, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा 4 लाख रुपीज का। तो आप इस 20 लाख को 4 लाख से डिवाइड कर देंगे, आपकी 5 ईयर पेबैक पीरियड की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ लिमिटेड इज एनालाइजिंग अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड एन इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ 2 लाख एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश फ्लोज एज। क्या बोला है, XYZ लिमिटेड है वो एक प्रोजेक्ट को रिक्वायर कर रही है, मतलब एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती है जिसका कैश आउटफ्लो कितना है, अभी 2 लाख रुपीज का आउटफ्लो है, और हर साल 4 साल तक वो फर्स्ट ईयर में 80,000, सेकंड ईयर में 60,000, थर्ड ईयर में 60,000 और फोर्थ ईयर में 20,000 का इनफ्लोज देगा प्रोजेक्ट। तो क्या आपको क्या करना है, पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है। अब आप कहेंगे अभी हमने ऊपर भी पेबैक वाला करा, तो ऊपर वाले में क्या था, आपका जो एनुअल कैश फ्लो था वो सेम था, मतलब हर साल आपको 3 लाख रुपीज मिल रहे थे, तो आपको इस तरीके से करना है। लेकिन इसमें क्या है, आपका जो पेबैक पीरियड है वो अलग है, फर्स्ट ईयर में 80,000 मिल रहा है, सेकंड में 60 मिल रहा है, थर्ड में 60 मिल रहा है, और इसमें 20 ही मिल रहा है। तो इसका पेबैक पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा उस वैल्यू तक जब तक आपकी जो कॉस्ट हैगी प्रोजेक्ट की वो उसके इक्वल ना आ जाए। तो देखिए क्या है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। अभी हमने यहाँ फोर्थ ईयर नहीं लिया है, यहाँ पर आएगा आपकी 20,000 की वैल्यू आएगी फोर्थ ईयर में। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का इनफ्लो कितना है 80,000, तो आपका क्यूमुलेटिव भी कितना हो जाएगा 80,000। सेकंड ईयर का आएगा 60,000, आपका क्यूमुलेटिव दोनों ईयर का कितना हो गया 80 प्लस 60 मींस 140,000। फिर थर्ड ईयर का कितना है आपका 60,000, तो आपका क्यूमुलेटिव कितना हो गया 80, 60 प्लस 60, तो 2 लाख वैल्यू। अब हमारी देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो या तो इक्वल टू आ जाए या ग्रेटर देन आ जाए, किससे, जो हमारा इनिशियल आउटफ्लो था। तो हमारा इनिशियल आउटफ्लो कितने का था 2 लाख रुपीज का, तो हमारी ये वैल्यू इक्वल आ गई 2 लाख के। तो यही हमारा जिस उसमें ईयर में आपकी ये वैल्यू आ गई है वही हमारा पेबैक पीरियड हो जाता है। तो 2 लाख हमारी थर्ड ईयर में क्यूमुलेटिव हो गई है, तो हमारा पेबैक पीरियड आ गया थर्ड ईयर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम्स लिमिटेड इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट अ सम ऑफ 3 लाख हैविंग अ लाइफ ऑफ 3 इयर्स, सैल्वेज वैल्यू आएगी 90,000, द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर इज 1,50,000, profit after tax and value of investment in the beginning of and at the end of each year shall be given below। क्या बोला है, जो टाइम्स लिमिटेड है वो एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है 3 लाख रुपीज, जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है 3 साल की, और सैल्वेज वैल्यू है आपकी 90,000 की। जो आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है हर साल वो कितना है 1,50,000 का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया आपको बिगिनिंग और एंड, ये इस तरीके से प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। आपका डेप्रिसिएशन हर साल लगा है 70,000 का। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आ गया आपका 80,000, 80,000 एंड 80,000, और आपकी जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो फर्स्ट ईयर में बिगिनिंग में थी 3 लाख, लास्ट तक रह गई 2,30,000, फिर 2,30,000 सेकेंड ईयर में लास्ट में रह गई 160, और थर्ड ईयर में लास्ट में रह गई आपकी 90,000, जो आपकी सैल्वेज वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट ARR, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से हम एनुअल बेसिस पे करेंगे, जो आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो आता है आपका प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। तो प्रॉफिट आपका कितना आएगा, देखिए 80,000 का प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन वाला आपको लेना है, 80,000 लिया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी 3 लाख इंटू 100 कर दिया, ये आपका निकल के आ गया फर्स्ट ईयर का ARR। सेकंड ईयर का सेम प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था आपका वही सेम है 80,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है, अब 2,30,000 था आपके पास बिगिनिंग में, तो 2,30,000, तो ये आ गया आपका सेकंड ईयर का ARR। थर्ड ईयर का सेम प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट 80,000 का प्रॉफिट, और बिगिनिंग में था 1,60,000, तो ये आपका वही आ गया ARR 50% का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट विद अ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख एंड नेट कैश फ्लो फॉर ईयर 1 is 50,000, year 2 80,000 and year 3 is 15,000. Further, the company's cost of capital is 10%, present value factor at the rate 10 for 3 year are this and this। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना होता है, उसमें फर्स्ट कॉलम में आता है आपका ईयर, सेकंड में आता है कैश फ्लो, थर्ड में आता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की वैल्यू, और फोर्थ में आता है आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना होगा, और हेडिंग आती है आपकी स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट।
तो इसमें आपको सबसे पहले 0 ईयर से स्टार्ट करना होता है। 0 ईयर में कितना कैश फ्लो था, फर्स्ट ईयर में, सेकंड में और जितने भी आपके ईयर हैं। तो यहाँ पर 0 1 2 3 आ गया। अब 0 ईयर में क्या लिखना होता है आपको, जितना आपका कैश का आउटफ्लो हुआ है स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते टाइम या कहीं पर भी जो आप पैसा लगा रहे हैं उस चीज में या परचेज करते समय जो भी आपका आउटफ्लो हुआ है वो फर्स्ट कॉलम में आएगा। तो 0 ईयर में हमारा 1 लाख रुपीज का आउटफ्लो हुआ है तो हमने इसे ब्रैकेट में लिख दिया है क्योंकि हमारा कैश गया है एक तरीके से, ठीक है। सेकंड ईयर में हमें दिया है, देखिए मतलब फर्स्ट ईयर में 55,000 आए हैं, सेकंड में 80 का इनफ्लो आया है और थर्ड में 15 का आया है। तो वही लिख दिया हमने 55, 18 एंड 15, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की वैल्यू, 0 ईयर में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा 1 होता है। उसके बाद की ये वैल्यू आपको दी है, देखिए 0.909, 0.826 एंड 0.751, ये आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% की वैल्यू दी है। तो ये आपने लिख दी 0.909, 0.826 और 0.751। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, तो जो ये कैश फ्लो की वैल्यू है इसे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लाख इंटू 1 आपका 1 लाख आ गया, 55,000 इंटू 909 49995 आ गया, 80,000 इंटू 0.826 को मल्टीप्लाई करा 66080 आ गया, 15,000 को 0.751 से मल्टीप्लाई करा 11,255 आ गया। अब क्या करेंगे आप, ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आए हैं इन सबको ऐड कर दिया तो आ गया हमारा आपका 27,340। तो आपकी एनपीवी पॉजिटिव है, मतलब ये एनपीवी की वैल्यू आ गई। और अगर एनपीवी पॉजिटिव होता है किसी भी प्रोजेक्ट का तो वो प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यही कंक्लूजन में लिखा है, प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड। Next question is, suppose we have three projects involving discounted cash flow of 5,50,000, 75,000 and 1 crore 20,000 respectively. Suppose further that the sum of discounted cash flow for these projects are this and this. Calculate desirability factor. आपको क्या करना है, डिजायरेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करना है। आपको कैश आउटफ्लो दिया है और कैश इनफ्लोज दिया है। तो देखिए फर्स्ट का ए का जो डिजायरेबिलिटी फैक्टर आएगा वो कैसे आएगा, फॉर्मूला होता है डिजायरेबिलिटी फैक्टर या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो अपॉन में डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, ये आपका फॉर्मूला होता है डिजायरेबिलिटी फैक्टर का। तो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में देखिए कितना है आपका 6,50,000 का और आउटफ्लो आएगा 5,50,000 का। आप इसे डिवाइड करेंगे जैसे 1.18 आपका आंसर आ गया। बी में डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आएगा आपका 95,000 का और आउटफ्लो आएगा 75,000 का। तो 95,000 अपॉन 75,000 का आपका 1.27 आ गया। सी में डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आएगा 1,30,000 का और आउटफ्लो आएगा 1,20,000 का। जैसे आपने इसे डिवाइड करा आपका 1 वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ डिजायरेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1,36,000 विच यील्ड द फॉलोइंग कैश इनफ्लो। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं 1,36,000 की जो कि आपको इतना इतना 5 सालों तक इनफ्लो देती है, तो आपको क्या करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए आपको एक ये टेबल बनानी पड़ती है। इसमें क्या आता है, फर्स्ट कॉलम में आपका ईयर, सेकंड में कैश फ्लो, फिर आपको दो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अपने मर्जी से एज्यूम करने होते हैं। लेकिन वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऐसे एज्यूम करने हैं उनके, जब आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालें ना तो एक की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, एक की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करा है, सबसे पहले ईयर में आपके पास टोटल 5 ईयर है, लेकिन जब भी हम ऐसी टेबल बनाते हैं तो हम 0 ईयर से स्टार्ट करते हैं। तो 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5 ये आपके सारे ईयर्स आ गए। उसके बाद फर्स्ट ईयर में जब आपने इन्वेस्ट करा तो आपका 1,36,000 का आउटफ्लो हुआ, वो लिख दिया। बाकी ये जितने आपके 5 सालों के इनफ्लो थे वो आपके इनफ्लोज आ गए। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% की वैल्यू और 15% की हमने माना है, फैक्टर कितना माना है, एक माना है 10%, एक माना है 15%। ऐसे आप कोई भी दो फैक्टर एज्यूम कर सकते हैं। अब इनकी आपको वैल्यू निकालनी आती होगी। वैल्यू कैसे निकालते हैं कैलकुलेटर से, तो हमने वो वैल्यू निकाल के पूरी लिख ली। फर्स्ट ईयर में तो हमेशा 1 ही होती है, सेकंड ईयर से ऑनवर्ड आपकी ये वैल्यू आ गई 10% पे और ये वैल्यू आ गई 15% पे। अब आपको क्या करना है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालना है। तो क्या करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के लिए जो कैश फ्लो होता है उसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 10% वाले से करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पर आ गई सारी आपकी। फिर आप इसको 15% वाले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे कैश फ्लो को, तो आपकी वैल्यू यहाँ आ गई। अब इनका टोटल लेंगे तो एक की वैल्यू आई है 2280 का पॉजिटिव का और एक की वैल्यू आई है 13,200 नेगेटिव की। ये आपकी आ गई नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिए आईआरआर का फॉर्मूला होता है आपका स्टार्टिंग रेट प्लस में सरप्लस एट दी स्टार्ट रेट अपॉन में सरप्लस एट स्टार्ट रेट माइनस डेफिसिट एट एंड रेट
और मल्टीप्लाई में आप क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू रेट। ये आपका फॉर्मूला होता है जो मैंने प्रैक्टिकल वो थ्योरेटिकल कंटेंट वाली वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपको ये सारे फॉर्मूलेज लिखवा रखे हैं, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट रेट हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का स्टार्टिंग रेट क्या माना था 10% का, प्लस में 10% पर जो आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो आया वो कितना आया 2280 का, तो वो आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आएगा आपका सरप्लस एट स्टार्ट रेट पर यही 2280 का सरप्लस है, माइनस और फिर आपका डेफिसिट है डिस्काउंट क्लोजिंग रेट, तो आपका क्लोजिंग रेट 15% है, उस पर आपका जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आया है वो आया है 13,200 नेगेटिव का। तो ये आपने ब्रैकेट में लिख दिया, मल्टीप्लाई में इन दोनों रेट्स के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 59 का डिफरेंस हो गया 5 का, तो यहाँ पर आपने 5 लिख दिया। तो ये 10 का 10 आ गया, 2280 एज इट इज आ गया। अब ये 2280 माइनस और माइनस का 13,200, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 15,480 आपकी वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई में 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10.74% आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका IRR हो गया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर प्राइवेट लिमिटेड इज कंसीडरिंग मॉडर्नाइजिंग इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड इट हैज टू प्रपोजल अंडर कंसीडरेशन द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट एंड देयर एनपीवी एज पर डिस्काउंटिंग रेट एट द रेट 12% एंड आईआरआर इज एज फॉलोज। क्या बोला है, जो आर प्राइवेट लिमिटेड हैगी वो क्या चाहती है, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को मॉडर्नाइज करना चाहती है, जिसको मॉडर्नाइज करने के उनके पास दो प्रपोजल हैं। अब उन दो प्रपोजल से आपका जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हैगा वो आपको दिया गया है, उसके अलावा उनकी एनपीवी दी है 12% के अकॉर्डिंग, और आपको आईआरआर का रेट दिया है। तो सबसे पहले देखिए जो कैश फ्लो है वो क्या है, 0 ईयर में आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा 40 लाख और सेकंड में 20 लाख का, उसके बाद आपके ये इनफ्लोज आएंगे, ठीक है। ये आपको 6 सालों तक फर्स्ट प्रोजेक्ट में इनफ्लो आ रहे हैं और सेकंड प्रोजेक्ट में आपको सिर्फ 3 सालों तक इनफ्लोज आ रहे हैं। मतलब इसमें क्या हो गया, जो आपकी टाइम पीरियड है ना उसमें डिफरेंस है, ए प्रोजेक्ट हैगा 6 साल के लिए और बी प्रोजेक्ट हैगा आपका 3 साल के लिए। एनपीवी एट द रेट 12% आपकी वैल्यू आएगी 6,49,094 और बी प्रोजेक्ट की 5,15,488। आईआरआर का रेट है आपका 17.47% और 25.20%। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर क्या होता है, इनके जो ईयर हैगा मतलब टाइम पीरियड हैगा दोनों का इनफ्लो का, अगर वो सेम होता तो हम सिंपल एनपीवी वाला फॉर्मेट बना के नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते और फिर उससे क्या कर देते, इसे सिंपली इससे हमें पता लग जाता कि कौन सा प्रोजेक्ट है। लेकिन इसमें क्या है, जो हमारा ईयर हैगा मतलब टाइम पीरियड हैगा वो डिफरेंस हैगा, एक 3 साल का है एक 6 साल का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनुअलाइज्ड एनपीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो एनुअलाइज्ड एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट होती है एक, मतलब एक फॉर्मेट बनाना होता है। सबसे पहले सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। तो देखिए प्रोजेक्ट की ए की लाइफ हैगी 6 ईयर, बी की लाइफ है 3 ईयर। हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू दी है 6,49,094 ए प्रोजेक्ट की और बी प्रोजेक्ट की 5,15,488। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको एट द रेट 12% कितना दिया गया है 4.111 और 2.402। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपको दिया नहीं है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। वही कैलकुलेटर पे जैसे आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं, आपको उसका क्यूमुलेटिव लेना है 6 सालों तक का, ठीक है, और सेकंड प्रोजेक्ट में 3 साल तक का, तो उस तरीके से आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एनुअलाइज्ड एनपीवी की वैल्यू निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे, जो आपकी एनपीवी की वैल्यू है उसको आप डिवाइड कर देंगे, ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला है ना क्यूमुलेटिव वाला, उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपकी ईयरली वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट प्रोजेक्ट की आई 1,57,892 और सेकंड प्रोजेक्ट की आई 2,14,648। जैसे ही आपकी वैल्यू आ गई तो इससे आपका देखिए ए प्रोजेक्ट में कम आपका एनुअल वैल्यू आ रही है और बी प्रोजेक्ट में ज्यादा आ रही है, तो आपको बी वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये इसका कंक्लूजन हो गया, सिर्फ इतना सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हिंड लीवर कंपनी इज कंसीडरिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन टू सप्लीमेंट इट्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट। इट एंटिसिपेटेड दैट द न्यू प्रोडक्ट लाइन विल बी इन्वॉल्व कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹7 lakh at time 0, 10 lakh in year 1. After tax inflow of 2,50,000 are expected in year 2, 3 lakh in year 3, 3,50,000 in year 4 and 4 lakh each year thereafter through year 10. Although the production might be viable even after year 10, the company prefer to conservative and all calculation at that time. तो आपको क्या करना है, क्या बोला है, जो हिंड लीवर कंपनी है वो एक न्यू प्रोडक्ट लाइन में जाना चाहती है, जिसके लिए उसे ईयर 1 अभी एकदम से 7 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और उसके बाद ईयर 1 में उसे 10 लाख रुपीज मतलब टोटल 17 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद उनको कैश इनफ्लो आना शुरू होगा। तो सेकंड ईयर में उन्हें मिलेगा 2,50,000 का इनफ्लो, थर्ड ईयर में 3 लाख का, फोर्थ ईयर में 3,50,000 का और
4th ईयर के बाद 10 ईयर तक हर ईयर मिलेगा 4 लाख रुपीज का इनफ्लो। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इफ यू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो आपका रेट ऑफ रिटर्न हैगा वो 15% का है, तो आपको एनपीवी कैलकुलेट करनी है और बताना है कि क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है। उसके बाद एनालाइज व्हाट वुड बी द केस इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। और अगर उस टाइम पर क्या होगा, अगर ये जो आपको रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया है ये कम होकर 10% हो जाता है, फिर आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है और पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको एनपीवी कैलकुलेट करना है। एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम दोनों एनपीवी एक ही उसमें कर ले रहे हैं, कैसे करेंगे, और सारे क्वेश्चन हमारे एक ही टेबल से हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपने ईयर लिखा, कैश फ्लोज लिख लिए, उसके बाद आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10 पर भी कैलकुलेट करना है, 15 पर भी, तो आप ये दोनों ही इकट्ठे लिख ले रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 15%, और इनका डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल लेंगे हम। तो देखिए ईयर 1 में हमें 7 लाख रुपीज लगाने हैं, ईयर 2 में 10 लाख लगाने हैं, उसके बाद हमारा ये इनफ्लो आना शुरू हुआ, सेकंड ईयर में 2,50,000, थर्ड ईयर में 3 लाख, फोर्थ ईयर में 3,50,000, और उसके बाद फिफ्थ ईयर से लेकर 10 ईयर तक हमारा 4 लाख का इनफ्लो आएगा। उसके बाद आपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% की सारी वैल्यूज लिख ली, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 15% की आपने सारी वैल्यू लिख ली। अगर आपको ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी ना आती हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट भी करनी दिखा दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% से मल्टीप्लाई करना है, उसको यहाँ पर लिख देना है, ये सारे आगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो। फिर इस कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 15% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो लिख देना है। यहाँ से देखिए एट द रेट 10% पर आपका एनपीवी आया है 2,51,850, और डिस्काउंटेड फैक्टर एट द रेट 15% पर आपकी वैल्यू आई है 1,17,800। तो इस पर आपको अब क्या करना है, देखिए हमें फर्स्ट में पूछा था कि अगर 15% वैल्यू होती है तो क्या एनपीवी क्या आएगी और क्या हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखिए 15% जब आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था तो आपकी वैल्यू आई है एनपीवी की 1,17,800 माइनस का, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू हो गई एनपीवी की, तो आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड बी हैगा आपका कि अगर जो ये 10% हो जाता है तो क्या होगा, तो देखिए 10% पर वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो ये इस प्रोजेक्ट को हम 10% पर एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। अब देखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है स्टार्ट रेट प्लस में सरप्लस एट स्टार्ट रेट अपॉन में सरप्लस एज स्टार्ट रेट माइनस डेफिसिट एट एंड रेट मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस बिटवीन टू रेट। तो हमारा ये वैल्यू कैलकुलेट हो ही गई है, देखिए हमने इसी टेबल से कर लेंगे, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है एक नेगेटिव आ रही है, तो हमारे लिए ये यूजफुल है। अब स्टार्ट रेट था हमारा 10% का, सरप्लस आया है स्टार्ट रेट पर 2,51,850 का, सरप्लस यही आ गया है। डेफिसिट कितना आया 1,17,800 का नेगेटिव, और डिफरेंस कितना है आपका रेट के बीच में 10 से 15 5 का डिफरेंस है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 13.41% का आईआरआर निकल के आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक चीज और बोली है कि आपको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि हर साल अलग अलग आपका इनफ्लो आ रहा है। अब अगर अलग अलग इनफ्लो हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और किस वैल्यू तक, जितनी आपने अमाउंट इन्वेस्ट करी है। तो आपने इन्वेस्ट कितना करा है 17 लाख तक, मतलब आपको तब तक ये क्यूमुलेटिव करना है जब तक आपकी वैल्यू या तो 17 लाख आ जाए क्यूमुलेटिव वाले में, या 17 लाख से थोड़ी सी कम आए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए वैल्यू। उससे अगर अगली वैल्यू ज्यादा हो रही है तो आप उसे पीछे वाली वैल्यू तक ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब देखिए कैसे, ईयर 1 में आपका कैश इनफ्लो 0 का आ रहा है, ईयर 2 में आपका 2,50,000 का आ रहा है तो ये 2,50,000 आ गया, थर्ड ईयर में 3 लाख का आ रहा है तो ये 5,50,000 हो गया, फोर्थ ईयर में 3,50,000 का आ रहा है, क्यूमुलेटिव आपका 9 लाख हो गया मिला के। फिफ्थ ईयर से आपका कितना आ रहा है हर साल 4 लाख रुपए। तो जैसे ही आपने इस 9 लाख में पहली बार 4 लाख ऐड करे फिफ्थ ईयर में, वैसे आपकी वैल्यू कितनी आ गई 1,30,000। अब अगर आप इसमें 9 लाख और ऐड कर देते हैं, वो 4 लाख और ऐड कर देते हैं, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 लाख की वैल्यू आ गई। तो हमारी हमने इन्वेस्ट कितना करा था 17 लाख ही इन्वेस्ट करा था, और हमारी सिक्स ईयर में वैल्यू भी कितनी आ गई 17 लाख की आ गई क्यूमुलेटिव। तो हमारा पे बैक पीरियड कितना हो गया 6 साल का, मतलब 6 साल के अंदर हमारा जितना पैसा हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करा है वो हमें रिटर्न मिल जाएगा। ये होता है आपका आईआर, ये जो आपका पे बैक पीरियड होता है इसका मतलब, ठीक है। तो देखिए समरी बना के दे दिया है, एनपीवी 15% पर इतना आया तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, 10% पर इतना आया प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आईआरआर हमारा 13.4% आया और पे बैक पीरियड हमारा 6 ईयर का आ गया, ठीक है। कुछ इस तरीके के आपके जो कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है।
अब देखिए एक और क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा ही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में से जितना है आपका आएगा एग्जाम में। तो अ लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज कंसीडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन टू प्रोसेस द वेस्ट प्रोड्यूस बाय वन ऑफ द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी कन्वर्टेड इनटू मार्केटेबल प्रोडक्ट। एट प्रेजेंट द वेस्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर फॉर डिस्पोजल ऑन पेमेंट बाय कंपनी एट 1,50,000 lakh 150 lakh per annum for the next 4 years. The contract can be terminated upon installation of aforesaid machine on payment of compensation of 90 lakh before the processing operation start. This compensation is not allowed as deduction for tax purpose. The machine required for carrying out the processing will be cost 600 lakh at the end of 4th year. The machine can be sold at 60 lakh and the cost dismantling and removing will be 45 lakh. क्या बोला है, एक कंपनी हैगी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हैगी, जो इसने जो क्या चाह रही है, जो वेस्ट जनरेट होता है ना, उसको प्रोसेस करने के लिए, उससे एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मशीन को इंस्टॉल करना चाह रही है। अभी तक क्या करती है कंपनी, जो उसका वेस्ट होता है उसे रिमूव करवाती है, डिस्पोज करवाती है, जिसके लिए उन्होंने कितनी पेमेंट कर रखी है, 1,50,000 रुपीज की पेमेंट कर रखी है। मतलब 150 लाख हर साल देती है, अगले 4 सालों तक देगी अगर ये मशीन को इंस्टॉल नहीं करती है। और अगर मशीन इंस्टॉल कर लेती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जो ये 4 ईयर वाला है, ठीक है। और कंपनसेशन में क्या करना पड़ेगा, जो आपको 90 लाख रुपीस देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद द कंपनसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, और जो ये आप कंपनसेशन देंगे इसका आपको टैक्स के पर्पस के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। मशीन जो एक्वायर करनी है, उसकी मशीन की कॉस्ट हैगी 600 लाख की, जो कि 4 साल बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी बचती है, 60 लाख की। और कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल कितनी हैगी, 45 लाख की आपकी कॉस्ट आने वाली है। तो सेल एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इमर्जिंग फ्रॉम वेस्ट प्रोसेसिंग आर दिस। उसके बाद जो इस मशीन से जो भी प्रोडक्ट बनेगा, उसकी सेल कितनी यूनिट हुई है और उसमें कितनी कितनी कॉस्ट लगी है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं 4 सालों की। आपको क्या कैलकुलेट करना है, अच्छा अभी आगे और भी वैल्यू है, देखिए क्या है। इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ ऑपरेशन इज 60 लाख एट स्टार्ट ऑफ ईयर 1। द स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ 1 2 3 विल बी 1,65,165 lakh and the stock at the end of 4 year will be nil. The storage of material will utilize space which would otherwise rented out at rupees 30 lakh per annum. Labor cost include 40 worker whose transfer will to process will reduce idle time of payment of 45 lakh in year 1, 30 lakh in year 2. Factory overhead include apportionment of general factory overhead except to the extent of insurance charge 90 lakh per annum payable on this venture. The company टैक्स रेट इज 30%। देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसे समझने में आपको जरूर दिक्कत हो सकती है। अगर ज्यादा ही टिपिकल लगे तो आप इसे छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा ही एडजस्टमेंट दे रखी है, लेकिन जिन बच्चों को समझ में आ सकता है उनके लिए ये मैं लेकर आया हूँ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की आपको वैल्यू दे दी है डायरेक्ट। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका 14% का है। आपको क्या बताना है, एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन डिजायरेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन ऑफ प्रोसेसिंग द वेस्ट। क्या कंपनी को ये वेस्ट प्रोसेसिंग मशीन इंस्टॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये पूछा है। तो देखिए इसमें आपको कैसे आप ये कैलकुलेट करेंगे, आपको एनपीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनपीवी अगर आपका निकल के आ जाता है, अगर एनपीवी पॉजिटिव आता है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आप कोई चीज एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की पूछी है, तो आप उसे सिंपली कैसे बता सकते हैं, उसका एनपीवी कैलकुलेट करें। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है उसमें, तो आप उस प्रोजेक्ट को या जो भी चीज़ मशीनरी है उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर एनपीवी नेगेटिव आ रहा है तो आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो वही करेंगे, एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पता होना चाहिए सारे सालों का, तभी आप एनपीवी कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपके पास इनफ्लो कितने का आ रहा है। अब इनफ्लो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके मटेरियल सोल्ड हो रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट बन के सेल हो रहा है, उसकी नेट इनकम आपकी उससे कितनी हो रही है एनुअली, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेट ऑफ एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इसमें सीरियल नंबर, पर्टिकुलर का कॉलम और ईयर का कॉलम आएगा 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले आप सेल्स लिखेंगे, तो आपको यूनिट्स दी है 966 की फर्स्ट ईयर में, 966 की सेकंड में, 1254 की थर्ड में और 1254 की फोर्थ में। उसमें से आप क्या करेंगे, मटेरियल का कंजम्पशन है जितने जितने यूनिट्स का, वो आप सारा लेस कर देंगे, 90 120 255 एंड 255। देखिए ये वैल्यू आपको कहाँ दी है, ये वैल्यू मटेरियल कंजम्पशन की डायरेक्ट वैल्यू दी आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसमें से सारे जितने भी एक्सपेंसेस सारे माइनस करेंगे। वेजेस आपको दिए हैं, अदर एक्सपेंसेस दिए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड इंश्योरेंस वाले 90,000 के आएंगे हर साल, वो आपने माइनस करे। डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे, मशीनरी की वैल्यू दिया आपको, लाइफ दिया, स्क्रैप वैल्यू दिया, सारी चीजें उससे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की।
अब उसके बाद आप इसमें से क्या लेस करेंगे बिफोर टैक्स वाले में से, जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब जो आपने रेंट पर दे सकते थे आप जिस जगह पर, लेकिन आपने उस जगह पर मशीन लगा दिया, उस कॉस्ट को माइनस करेंगे पहले। तो 30,000 हर साल आप रेंट ले सकते थे, लेकिन 30 लाख का, लेकिन आप उसे माइनस कर रहे हैं। उसके बाद सेविंग इन कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट। अब आप जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते थे, मतलब अगर आप इस वेस्ट को डिस्पोज करवाते तो आप 150 लाख रुपीज हर साल पे करते, तो उस 150 लाख की आपके पास सेविंग हो रही है, तो वो एक तरीके से आपका इनफ्लो हो गया, उसे आप ऐड करेंगे यहाँ पर। तो आपके पास टोटल कैश फ्लो बिफोर टैक्स निकल के ये आ जाएगा, ये वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें से टैक्स रेट माइनस करेंगे। आपका टैक्स रेट 30% दिया है, तो इन वैल्यू का 30% आप माइनस करेंगे, आपके पास टोटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकल के ये वैल्यू आ गई। ये आ गई आपकी वैल्यू। अब आप इसे एनपीवी वाली टेबल में पुट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं, और कितने साल आएंगे आपके पास, 4 साल हैं, तो 0 1 2 3 एंड 4। अब देखिए इसमें क्या क्या कैश आउटफ्लो हुआ है, क्या क्या इनफ्लो हुआ है। तो सबसे पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो आपको 600 लाख की मशीन खरीदनी पड़ेगी। स्टॉक में आपको 60 लाख लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इतना स्टॉक चाहिए। उसके पास कंपनसेशन आप दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को 90 लाख रुपीज की, कि हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। ये आपकी 0 ईयर में जो आउटफ्लो स्टार्टिंग में ही हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा 1 होगा, और ये आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकल के आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर में एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक में, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में आपके पास 165 लाख का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन अभी आपने खरीदा सिर्फ कितने का था, 60 लाख का, तो आपको 60 का खरीदा था, तो आपको 105 का और खरीदना पड़ेगा, तो ये आउटफ्लो हो गया। उसके बाद फर्स्ट ईयर में इनफ्लो जो आपने कैलकुलेट करा है अभी 469.2 का आ गया। सेकंड ईयर में इनफ्लो आ गया, थर्ड ईयर में आ गया, फोर्थ ईयर में आ गया, ये लिख लिया आपने। उसके बाद जब 4 साल पूरे हो जाएंगे, तो आपका जो मशीनरी है वो कितने की सेल हो गई, उसकी स्क्रैप वैल्यू आपको 15 लाख रुपीज की दी है, वो लिख लिया आपका, ये भी इनफ्लो है। उसके बाद जो आपका स्टॉक बचेगा, जितने का स्टॉक रह जाता है आपके एंड में, उसकी वैल्यू आपको नील करनी है, मतलब उस स्टॉक को एक तरीके से सेल कर देना है, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 165 लाख की, तो ये आपका इनफ्लो हो जाएगा। ये सारे आपने इनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख लिए, इनको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकल के आया। जब आप इनका टोटल लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करते हैं, तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है 528.16 लाख की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो खत्म होती है। इस कैपिटल बजटिंग वाली यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे आपके, जो जो कंसेप्ट आपके एग्जाम में दिए गए हैं, सभी कंसेप्ट का मैंने एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करवा दिया है। लास्ट में 2 मिसलिनियस क्वेश्चन करवा दिए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन मतलब सारे कंसेप्टों में से एक दो कंसेप्ट उठाकर आपका एक पूरा क्वेश्चन बना देंगे, जिस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मे भी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।